फलन एवं इसके प्रकार। तो आज हम बात करेंगे फलन की परिभाषा की और प्रांत और सहप्रांत में संबंध के आधार पर जो फलनों के प्रकार हैं उसके बारे में। तो देखो संबंध, ये जो फलन है, फलन पढ़ने से पहले हम संबंध के बारे में देखें संबंध क्या है। तो जब हम संबंध पढ़ेंगे तो वैसे सारी चीज़ की शुरुआत होती है समुच्चय से। 11th क्लास में आपने समुच्चय के बारे में डिटेल से पढ़ाई है। समुच्चय यानी कि वस्तुओं या संख्याओं का एक शब्द आता है इसमें सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी। ए में कुछ एलिमेंट हैं, मान लेते हैं 1 2 3। बी में कुछ एलिमेंट हैं ए बी। फिर हमने 11th क्लास में ही कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ा। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन यानी कि ए क्रॉस बी। अब ये क्या होता है? कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन उन समुच्चयों में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ बनाए गए क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। जैसे हम यहाँ पे देखा हमने कि ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट है ए और बी। तो ए क्रॉस बी बराबर, अब इसमें ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में क्रमित युग्म बनाएंगे तो बनेगा 1 A 1 B, 2 A 2 B, 3 A और 3 B। यह है आपका कार्तीय गुणन। तो पहले तो समुच्चय से बनेंगे फिर कार्तीय गुणन, और कार्तीय गुणन से निकल के आएगा संबंध। संबंध क्या होता है? इस कार्तीय गुणन का ही कोई उपसमुच्चय, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय कहलाता है संबंध। तो संबंध कार्तीय गुणन का ही एक उपसमुच्चय होता है जिसमें उपस्थित क्रमित युग्म किसी नियम या शर्त का अनुसरण करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं। किसी नियम या शर्त का जब अनुसरण यानी फॉलो करते हैं, उस स्थिति में कार्तीय गुणन का कोई जो उपसमुच्चय है वो ही एक संबंध कहलाता है। वो जो नियम या शर्त है वही एक संबंध है। जैसे हमने यहां लिखा ना ये ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय संबंध कहलाएगा। तो जो संबंध है ये जरूरी नहीं है सबसेट हो, ये इक्वल भी हो सकता है। सबसेट और इक्वल कार्तीय गुणन। जब हमने कार्तीय ये संबंध पढ़ा तो संबंध में हम वैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर सच दैट ए टू बी, इस तरह से। संबंध में समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध होता है। हालांकि ये परिभाषा आपने देखी, कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है, तो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। क्या ये ए का बी में कोई संबंध? मेन परिभाषा अगर हम देखें संबंध की तो हम कहेंगे ए का बी में कोई संबंध जो किसी नियम से परिभाषित हो, उसे संबंध कहते हैं। तो आर सच दैट ए टू बी। अब इसी संबंध में से निकल के आएगा फलन। क्या होता है फलन? फलन को देखें, मेन जो हमारा टॉपिक है वो फलन ही है। ऐसा संबंध जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब
विद्यमान हो। इसमें दो कंडीशन आ रही हैं। पहला तो प्रांत का प्रत्येक अवयव, दूसरा सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब। तो ऐसा संबंध जो इस नियम को फॉलो करे उसे कहते हैं फलन। ऐसा संबंध जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो, वो संबंध कहलाता है आपका फलन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, और ए से बी में कोई फलन परिभाषित है, तो हम लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी। ए से बी में परिभाषित कोई संबंध फलन कहलाता है। एक और परिभाषा हमारी कैसे हो सकती है? ए से बी में परिभाषित कोई संबंध फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। यहां जो ये ए है ये प्रांत है और बी है ये सहप्रांत है। एक और चीज होती है यहां पे, वो है परिसर। परिसर क्या होता है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है, लेकिन यह जरूरी थोड़ी है कि बी का प्रत्येक अवयव काम में आएगा। कुछ अवयव भी काम में आ सकते हैं, सभी अवयव भी काम में आ सकते हैं, कोई एक अवयव भी काम में आ सकता है, कैसा भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिलेशन है वो प्रत्येक का नहीं होगा। तो सहप्रांत यानी कि बी के या सहप्रांत के उन अवयवों का समुच्चय जिनका संबंध प्रांत के अवयवों से हो वह परिसर कहलाता है। तो जो परिसर है वो उपसमुच्चय होगा या बराबर होगा सहप्रांत के। यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव ऐसा है जिसका संबंध है प्रांत के साथ, तब तो परिसर बराबर हो जाएगा सहप्रांत के, अदरवाइज परिसर सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होगा। तो ये तो बात हुई आपकी फलन की। ऐसा संबंध जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। अब बात करें इसके प्रकार की, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रांत और सहप्रांत, इन दोनों में आपस में संबंध के आधार पर ये जो फलन है ये चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का होता है। एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और उसके बाद नोट कर लेना कॉपी में। प्रकार, तो फलनों के प्रकार की बात करें तो चार प्रकार। एक तो हो जाता है आपका एक एकी, दूसरा है बहुएकी, तीसरा है आच्छादक और एक लास्ट चौथा है अंतरछेपी। एक एकी यानी कि 1-1, बहुएकी यानी कि मैनी वन, आच्छादक यानी कि ऑन टू और अंतरछेपी यानी कि इनटू। यानी 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो बात करें एक एकी की, कोई फलन ले लिया हमने एफ सच दैट ए टू बी। अब इसके बारे में हम कहें कि ये फलन एक एकी होना चाहिए, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग यानी कि एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ये मान लेते हैं ए, ये है बी, इसमें अवयव है 1 2 3 4, इसमें है ए बी सी डी। तो ए का ऐसे हम अगर रिलेशन देखें तो देखो एक का एक से 1-1 का मतलब एक का एक के साथ, एक का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से। तो कोई फलन एफ एक की फलन कहलाएगा यदि उसके प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान हो। बात करें बहुएकी की, तो कोई फलन वही एफ सच दैट ए टू बी मान लेते हैं। यह बहुएकी कहलाएगा यदि इसके प्रांत में कम से कम दो अवयव, प्रांत में कम से कम दो अवयव ऐसे हों जिनका सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब विद्यमान हो।
जैसे हम कहें कि एक का रिलेशन ए से है, दो का रिलेशन बी से, और तीन का रिलेशन भी बी से है, चार का रिलेशन डी से कर देते हैं। तो यहां आप देखोगे दो और तीन दोनों का रिलेशन एक ही अवयव से, यानी कि ए के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। तो ऐसे फलन जिनमें प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो वो कहलाएंगे आपके बहुएकी फलन। जिनमें एक का एक से रिलेशन हो वो कहलाएंगे आपके एक एकी फलन। देखो ये जो दो फंक्शन हैं एक एकी और बहुएकी, इनकी जांच प्रांत से सहप्रांत की ओर की जाएगी। आप हमेशा चेक करोगे प्रांत के अवयवों का सहप्रांत के साथ रिलेशन, जबकि ये जो दो शेष फलन हैं इनकी जांच होगी सहप्रांत से प्रांत की ओर। कैसे देखें, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, फलन हमने ले लिया f such that a to b। अब बात करें आच्छादक, तो ऐसा फलन जैसे कि हमने ये ले लिया f such that a to b, आच्छादक फलन कहलाता है। कब कहलाएगा? यदि इसके सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, जैसे हमने यहां ले लिया 1 2 3 4 a b c d। अब बात कर रहे हैं इधर से, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। देखो इधर से इधर देखेंगे, ये एक का प्रतिबिंब a, दो का प्रतिबिंब b, तीन का प्रतिबिंब c, इस तरह से। लेकिन जब आप इधर से इधर कहोगे तो देखोगे ए का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब a, b का पूर्व प्रतिबिंब 2, c का पूर्व प्रतिबिंब 3। ठीक है, फंक्शन को उल्टा नहीं करना, केवल हमें रिलेशन देखना है कि यहां पे कोई अवयव छूटा तो नहीं है। यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो फलन कहलाएगा आच्छादक। उस स्थिति में जो परिसर है वो बराबर होगा सहप्रांत के। और चौथा अंतरक्षेपी फलन, वही फिर से हमने लिया कोई फलन f such that a to b। अब ये अंतरक्षेपी कब कहलाएगा? यदि सहप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, सहप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। जैसे कि हमने ये देखा, देखो इसमें और इसमें अंतर देखो, इसमें प्रत्येक अवयव का प्रांत मैंने पूर्व प्रतिबिंब शो किया है, प्रदर्शित किया, जबकि यहां पे मैंने एक अवयव को छोड़ दिया ई को। तो कम से कम एक अवयव ऐसा हुआ जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ऐसा फलन कहलाएगा आपका अंतरक्षेपी। तो ये चार टाइप होती हैं, एक एकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी। इन चार टाइपों को आपस में मिलाएं। अगर हम बात करें किसी फलन के बारे में तो हम कहेंगे कि कोई भी फलन एक एकी और बहुएकी में से कोई एक प्रकार का अवश्य होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि वो दोनों एक साथ हो जाए, यानी एक एकी भी हो जाए और बहुएकी भी हो जाए। ऐसा भी संभव नहीं है कि वो एक एकी भी ना हो और बहुएकी भी ना हो। यानी कि कोई भी फलन है वो या तो एक एकी होगा या बहुएकी होगा, ये अनिवार्य है कोई एक, ना तो दोनों एक साथ या ना फिर दोनों एक भी नहीं, ऐसा संभव नहीं है, कोई एक अवश्य होगा। वैसे ही कंडीशन आच्छादक और अंतरक्षेपी में है, इन दोनों में से भी कोई एक फलन, एक प्रकार का फलन अवश्य होगा, यानी या तो फलन आच्छादक होगा या अंतरक्षेपी होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि दोनों एक साथ हो जाएं या दोनों एक साथ ना हो। तो जब हम इन चारों टाइप्स को आपस में मिलाएंगे तो फलन के चार और प्रकार बन के आते हैं। वो कौन कौन से? पहला आ गया आपका एक एकी आच्छादक, यानी फलन एक एकी भी है और आच्छादक भी है, या फिर एक एकी अंतरक्षेपी। तीसरा होगा बहुएकी आच्छादक, और एक और टाइप इसकी बनेगी बहुएकी अंतरक्षेपी। मोटा मोटा सा हमने ये समझा है इसलिए क्योंकि हम शुरू करेंगे इसमें सेकंड चैप्टर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो फलन को समझने के लिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझने के लिए पहले फलन का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए आपको, कि फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या क्या हैं। ये जो चार प्रकार बने हैं इनमें कोई अलग से परिभाषा नहीं आएगी, इनको आपस में मिला करके ही ये चार प्रकार बने हैं। जैसे कि मैंने ये एक एक ही ले लिया, तो मैं अगर यहाँ ये कहूँ कि कोई फलन एक एक ही आच्छादक है तो कब होगा? यदि वो एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो। ये दोनों टाइप का अगर है तो फलन एक एक ही आच्छादक कहलाएगा।
एक एक ही अंतरछेपी का मतलब फलन एक एक ही भी होना चाहिए और अंतरछेपी भी होना चाहिए। बहुएकी आच्छादक का मतलब फलन बहुएकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। ठीक ऐसे ही बहुएकी अंतरछेपी का मतलब बहुएकी भी हो और अंतरछेपी भी हो। तो जब आप इन 4 टाइपों को समझ जाओगे तो ये 4 टाइप तो स्वतः ही बन जाएंगी। इनके आधार पर, या हम ये कहें कि आगे जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ोगे तो प्रतिलोम फलन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिलोम फलन के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होती है और किस तरह से उसे हम डिफाइन करते हैं। थैंक यू।